नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा IAS अकेडमी में। आज का डेट है 20 नवंबर 2023 एंड आज के सेशन में कुछ 18 नवंबर के भी आर्टिकल्स थे जो डिस्कशन करने थे, तो वो आज के सेशन में ही मैं यहाँ पे कवर कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं शुभदीप। एंड चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आसाम ट्रिब्यून के एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल से, जहाँ पे एक स्कीम के बारे में बात की गई थी ना। ये एक ऐसी स्कीम है जिसके बारे में आप शायद नहीं, आप लोगों ने बहुत कम लोगों ने सुना होगा, इसलिए आई थॉट ऑफ मेंशनिंग दिस, राइट। सो बेसिकली द न्यूज़ वाज धींग कॉलेज को रिसेंटली सेलेक्ट किया गया है अंडर द इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज स्कीम, जिसको अप्रूव किया गया बाई मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। सो इम्पैक्ट लेक्चर्स नाम से ही पता चल रहा है दैट यस, बहुत सीरीज ऑफ लेक्चर्स कंडक्ट किए जाएंगे ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड में, और हर एक सेशन जो है 3 घंटे ड्यूरेशन का होगा, जो क्या एक्सपर्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फील्ड के द्वारा ही लिया जाएगा। इनफैक्ट एक्सपर्ट्स जो है डिफरेंट टॉपिक्स को कंसिडर करेंगे, और ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है दैट जिस रीजन में भी स्टूडेंट्स को इनके लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिल सके और साथ ही साथ प्रोमोट हो सके अवेयरनेस अबाउट द स्कोप इन द स्फेयर ऑफ बायोलॉजी। जैसे धींग कॉलेज अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ बायोलॉजी वाज दैट फील्ड जहाँ पे इसको चूज किया गया था। मतलब ओवरऑल इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज स्कीम जो है कंडक्ट किया जाता है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, और स्टूडेंट्स को जो ये लेक्चर्स दिए जाते हैं इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट उनकी जो नॉलेजेस है इस सेक्टर में एक्सपर्ट फैकल्टीज, एक्सपर्ट डोमेन एक्सपर्ट्स के द्वारा उनको ये नॉलेजेस मिले और ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ सके। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे IPEF सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट के बारे में। इंडिया, US और 12 अदर मेंबर्स जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के हैं, दे हैव रिसेंटली साइंड अ सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट। सप्लाई चेन रेजिलियंस एग्रीमेंट मतलब क्या? ये एक ऐसा एग्रीमेंट जिसके तहत जो सप्लाई चेन के ऊपर जो रेजिलियंस होता है वो उसको डाइवर्सिफाई किया जा सके। देखो कोविड से पहले अगर देख लीजिएगा, दुनिया का जो मेन भरोसा था ना वो था चाइना के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेजिलियंस थी सप्लाई चेन के रिलेटेड। कोई भी चीज़ को प्रोडक्ट देखो, हर चीज़ का सप्लाई चेन चाइना से ही कनेक्टेड होता था। अब इस जो एग्रीमेंट किया गया ना, इस एग्रीमेंट का एम ही देखो क्या बोला जा रहा है, टू रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन चाइना और साथ ही साथ इन्हांस करना मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द मेंबर नेशंस। और जो भी मेंबर नेशंस है उसमें इंडिया जो है सबसे अच्छा इकोनॉमी, सबसे जो ऑप्टिमिस्टिक इकोनॉमी वो इंडिया का ही कहा जा रहा है, राइट। सो यस, ये एक सप्लाई चेन है। ये सप्लाई चेन क्या है? इज अ नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पीपल, एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज जिसको इन्वॉल्व होता है इन द क्रिएशन एंड डिलीवरी ऑफ द प्रोडक्ट और अ सर्विस। कोई भी सर्विस ले लो, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, उसका एक्टिविटीज, इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज, हर चीज फ्रॉम सप्लायर टू कंज्यूमर। मतलब सप्लायर जो क्या इनिशियल मैन्युफैक्चर से सप्लायर से लेकर कंज्यूमर तक का जो चेन है ना, दैट इज द सप्लाई चेन। और सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब है, सप्लाई चेन रेजिलियंस का मतलब है ये कैपेसिटी ऑफ सप्लाई चेन जिससे वो अपने आप को अडॉप्ट, रिकवर और विथस्टैंड कर सके कोई भी डिसरप्शन को। सोचो सप्लाई चेन रेजिलियंस प्री कोविड अगर रहता, राइट, तो क्या होता? कोविड के समय क्या दुनिया चाइना के ऊपर निर्भर करती क्या रिसोर्सेज के लिए? नहीं, राइट। तो वही बोला गया, दुनिया जो है ऑफ कोर्स अगर रेजिलियंस पहले से बना हुआ रहता तो चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ही कम होती है ना। बट ऐसे सिर्फ कोविड ही नहीं, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस फ्यूचर में भी आएंगे। बहुत सारे नेचुरल डिजास्टर्स आ सकते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस आ सकते हैं, या फिर कोई भी अनफॉर्सीन सर्कमस्टांसेस जैसे कोविड आ सकता है, राइट। और उस समय जो रेजिलियंस हमें देखने, मतलब उस समय अगर सप्लाई चेन जिससे डिसरप्ट ना हो, दैट इज वाई the major countries of IPEF, that is Indo-Pacific Economic Framework, has come up and they have signed this supply chain resilience agreement. I hope it is understood. Now इस agreement का aim क्या है? देखो इस agreement जो है ना, ये IPEF member states के बीच में किया जाता है, और इसका मेन एम है दैट कैसे फोर्टिफाई किया जा सके ग्लोबल सप्लाई चेन को और इन्हांस किया जा सके अडेप्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी को, एंड इट बिकम्स इफेक्टिव आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी 5 मेंबर्स। मतलब ये जो एग्रीमेंट है ये इफेक्टिव अगर कोई भी 5 मेंबर इफेक्टिव कर दे, इम्प्लीमेंट कर दे, तो ये इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। नाउ IPEF के बारे में भी डिस्कस कर ले। ये एक फ्रेमवर्क है जिसका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? ट्रेड फैसिलिटेशन। जिसका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजिटल इकोनॉमी में जो है उसको स्टैंडर्डाइज करना और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी को, सप्लाई चेन रेजिलियंस को प्रमोट करना। और ये जो सप्लाई चेन रेजिलियंस को प्रमोट करना है, यही तो चीज़ हम लोग अभी इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं ना। बट सिर्फ यही नहीं,
ट्रेड फैसिलिटेशन है, डिजिटल इकोनॉमी का स्टैंडर्डाइजेशन करना है, डिकार्बनाइजेशन भी करना है, और क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्कर स्टैंडर्ड्स, ये सब मतलब ओवरऑल जो ये सारे एरियाज़ है ना, ये कुछ ऐसे एरियाज अभी हम लोगों ने डिस्कस किए जिसमें हर एक मेंबर कंट्रीज का जो है इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा शेयर्ड होगा। और इसके 14 पार्टनर कंट्रीज है जिसमें ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और यूएसए है। ठीक है, इसका मेन सिग्निफिकेंस अगर देख लीजिएगा, यस ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल ब्लॉक है, क्योंकि अगर देख लीजिएगा दुनिया के जीडीपी का 40% जीडीपी तो इन 14 नेशंस का है, और साथ ही साथ वर्ल्ड का ट्रेड जो होता है ना गुड्स और सर्विसेज में, ये 14 नेशन अराउंड अकाउंट फॉर 28% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज। सो इसीलिए ये देखा जा रहा है एज एन इकोनॉमिक और ट्रेड स्ट्रैटेजी जिसको बैक किया जाता है बाई यूएसए ऑफ कोर्स। क्यों? जिससे ऑफ कोर्स चाइना का जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस है इस रीजन में उसको घटाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट कारा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कारा स्टैंड्स फॉर सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी। नाउ कारा का इंडियाज एडॉप्शन रेगुलेशन बॉडी है, और इसी के बारे में न्यूज़ था रिसेंटली, राइट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्वेश्चन किया है दैट क्यों सिग्निफिकेंटली डिले हो रहा है इंडिया में एडॉप्शन प्रोसेस का, क्योंकि बोला जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली 30,000 प्रॉस्पेक्टिव पेरेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं फॉर एन एवरेज ऑफ 3 years, है ना, जिसमें ओनली 10% जो ऑर्फन चिल्ड्रन को ही अडॉप्ट किया जा रहा है एनुअली। तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। एंड जब सुप्रीम कोर्ट कभी भी मेजर मैटर को उठाती है ना, तो अनडाउटेडली दैट बिकम्स अ नेशनल न्यूज़, एंड ऑफ कोर्स फॉर द सिविल सर्विसेज एग्जाम पर से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर civil services that they can ask you this, right? So yes, ये कारा सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी जो है ये एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का। इसको एस्टेब्लिश किया गया था अंडर जुवेनाइल एक्ट ऑफ 2015, बट इसको फाउंड कब किया गया था? 1990 में ही। ये एक नोडल बॉडी है फॉर एडॉप्शन ऑफ इंडियन चिल्ड्रन। और कारा जो है ये इंडिया का एडॉप्शन रेगुलेटरी बॉडी है जो क्या ओवरसी करती है एडॉप्शन ऑर्फन बच्चों का, सरेंडर्ड बच्चों का और अबैंडन चिल्ड्रंस का, राइट। यही नहीं, ये मॉनिटर और रेगुलेट भी करती है बहुत सारे एडॉप्शन रिलेटेड बॉडीज़ को, राइट, अलग अलग होता है ना, तो उनको भी रेगुलेट करना इन्हीं का काम है ना। रेफरल्स, कोर्ट पिटिशन, पोस्ट एडॉप्शन फॉलोअप्स, रजिस्ट्रेशन, एडॉप्शन प्रोसेस का एवरीथिंग, है ना, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, यस कारा ही उस चीज़ को रेगुलेट करती है। इनफैक्ट कारा जो है ये सिग्नेटरी ऑफ द 1993 का हेग कन्वेंशन, जो क्या फैसिलिटेट करता है इंटर कंट्री एडॉप्शन को, जिससे सूटेबल फैमिलीज़ को सूटेबल चिल्ड्रन मिल सके। और इंडिया ने इसको अगर 2003 में ही रेटिफाई भी किया था, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे किल स्विच के बारे में। एक्चुअली देखिए कैलिफोर्निया के कुछ साइंटिस्ट के द्वारा एक सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू मिला है, क्योंकि इन्होंने डिस्कवर किया है किल स्विच, जो क्या ट्रिगर करती है द डेथ ऑफ कैंसर सेल। देखो रिसर्चर्स ने एक्चुअली आइडेंटिफाई किया क्या है, रिसर्च ने आइडेंटिफाई किया गया एक प्रोटीन को जिसका नाम है CD95 रिसेप्टर और FAS भी जिसको बोला जा रहा है ना। इसको डिज़ाइन ऐसे किया गया ना जिससे वो कैंसर सेल्स को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर ले। एक्चुअली देखो ये डिस्कवरी है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CAR T सेल थेरेपी, जिसको इन्वॉल्व किया गया इन कलेक्शन ऑफ टी सेल्स फ्रॉम द पेशेंट्स का ब्लड, या फिर पेशेंट का जेनेटिक मॉडिफिकेशंस के थ्रू जो टी सेल्स मिलता है ना, उसको लैब में उसी से हम लोग एक एंटीजन रिसेप्टर्स बनाते हैं जिनको हम लोग कहते हैं चिमेरिक एंटीजन रिसेप्टर, और उसके बाद उस रिसेप्टर को फर्दर पेशेंट्स के बॉडी में फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है। और ये थेरेपी काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग एफिकेसी, दैट इज़ इसका एफिशिएंसी जो बहुत है अगेन द लिक्विड कैंसर्स जैसे ल्यूकेमिया, बट इसने डेमोन्स्ट्रेट किया है दैट इसको लिमिटेड सक्सेस जो है ना सॉलिड ट्यूमर्स जैसे ब्रेस्ट, लंग या फिर बोवल कैंसर्स जो होते हैं उसके खिलाफ में भी ये होता है, और ये क्या करता है सेल्फ बेसिकली डिस्ट्रक्ट हो जाता है, राइट। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट टाइम्स ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया था, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इग्ला एस सिस्टम के बारे में। इग्ला एस सिस्टम देखो रशिया ने रिसेंटली अनाउंस किया गया था दैट इट हैज़ प्लान टू सप्लाई द इग्ला एस मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम टू द इंडियन आर्म फोर्स। ना ये इग्ला एस सिस्टम है क्या? इग्ला एस सिस्टम बेसिकली मैन पैड्स है। पता है मैन पैड्स का मतलब क्या होता है? मैन पैड्स का देखो ये है MANPADS, ये कैपिटल लेटर्स में आपको दिख रहा है ना, इसका शॉर्ट फॉर्म देख लीजिएगा वो है M फॉर मैन, A, right, then man,
पूरा, और पैड्स, पैड्स मतलब पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सो दिस इज इग्ला एस मैन पैड्स, जिसको डेवलप किया गया बाई रशिया। अब देखो ये करती क्या है, से फॉर एग्जांपल आपका कोई एयरक्राफ्ट उड़ रहा है, हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, या फिर कोई बड़ा ड्रोन उड़ रहा है, राइट। अब उस ड्रोन को कैसे आप मारोगे, पत्थर से तो नहीं मारने जाओगे है ना। तो आप क्या करोगे, इस टाइप के डिवाइसेस को लेकर, है ना, आराम से निशाना मार के उसको मारोगे, समझ रहे हो। तो मैन पैड्स क्या है, ये शोल्डर लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल्स है, क्योंकि आपको एयर टारगेट्स को तबाह करना है ना इससे, ठीक है। तो ये यस शोल्डर से लॉन्च किया गया सरफेस टू एयर मिसाइल है, जिसको डिज़ाइन किया गया है टू बी ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल शोल्डर। एक नॉर्मल शोल्डर भी इसको इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते अगर उसको इसको चलाने का टेक्निक पता हो तो। इग्ला एस ये एक अपग्रेडेड वेरिएंट है ऑफ द अर्लियर इग्ला सिस्टम। नेक्स्ट हिंदू का ये न्यूज़ है, निसार के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। रिसेंटली नासा इसरो ने कंप्लीट किया था एक की टेस्ट अहेड ऑफ निसार का लॉन्च अर्ली नेक्स्ट ईयर। सो ये निसार जो है इसको लॉन्च किया जाएगा 2024 में। एजेंसीज कौन कौन इन्वॉल्व है, नासा एज वेल एज इसरो, इसलिए इसका नाम है निसार, नासा इसरो सार मिशन, निसार मिशन। ये क्या काम करेगी, ये मिशन का ऑब्जेक्टिव आपको याद रखना पड़ेगा। ये जो अर्थ में जो इकोसिस्टम जो चेंज हो रही है उसको प्रॉपरली मेजर करेगी, डायनामिक सरफेसेस जो टोपोग्राफिक सर्विसेज है उसको मेजर करेगी, आइस मासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, बायो मासेस के बारे में इंफॉर्मेशन, नेचुरल हैजार्ड्स ले लो, सी लेवल राइज ले लो, ग्राउंड वाटर ले लो, व्हाट नॉट, इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठा करने का काम रहेगा निसार का, राइट। और दोस्तों यहाँ पे आई वॉज लाइक अबाउट टू कंक्लूड वन थिंग, बट द थिंग इज़ दैट अभी जो ये वाला जो है ना हम लोगों ने कहाँ कंसिडर किया, ओके यहाँ पे एशियन हम लोगों ने अभी बात कर रहे थे ना, उसमें एशियन वाला पार्ट छूट गया था, दैट इज़ वाई इट इज़ बीइंग कंक्लूडेड हियर एंड ओके लीव इट। ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में भी एशियन के बारे में कवर किया था, सो दैट इज़ came in this very PDF session as well, pardon for that। anyways हम लोग बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया के बारे में। माइक्रो फाइनेंस इन इंडिया रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है ये माइक्रो फाइनेंस ऑफ इंडिया, क्योंकि माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री नेटवर्क ने रिसेंटली लॉन्च किया गया था एक 3rd एडिशन ऑफ दिस माइक्रो मैटर्स मैक्रो व्यू ऑफ इंडिया माइक्रो फाइनेंस रिव्यू, है ना। इसके की फाइंडिंग्स अगर देख लीजिएगा इस रिव्यू के, वो क्या है दैट अगर माइक्रो फाइनेंस सेक्टर, पहले तो हम लोग देख लेते हैं दैट माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के बारे में अगर कोई भी की फाइंडिंग डिस्कस करने से पहले समझ तो लो ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर है क्या। तो माइक्रो फाइनेंस आरबीआई के द्वारा डिफाइन पता है क्या किया गया है, माइक्रो फाइनेंस एक वैसा फाइनेंशियल सिस्टम जो क्या फाइनेंस प्रोवाइड करती है, जो क्या कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करती है, किसको, टू वैसे हाउस होल्ड जिनका एनुअल इनकम जो है 3 लाख तक का है, उनको कोलैटरल फ्री। देखो लोन क्या, अगर मैं आपसे लोन मांगने जाऊँ, अगर आप मुझे बोलो दैट अरे भाई आप मुझे 2 तोला सोना रख दो, तो मेरे पास तो है ही नहीं वो कोलैटरल, तो हाउ विल आई कीप यू, आई मीन हाउ विल आई कीप दिस एज अ कोलैटरल, राइट। सो व्हाट हैपेंस इज दैट माइक्रो फाइनेंस एक ऐसे इंस्टीट्यूट्स है जो क्या कोलैटरल फ्री लोन प्रोवाइड करते हैं कोई भी पर्टिकुलर पर्सनस को, एंड दैट टू वैसे पर्सन्स को जिनका जो एनुअल इनकम है 3 लाख से कम है। एनुअल इनकम 3 लाख से कम होना मतलब बहुत कम पैसे कमा रहे हैं वो, राइट। तो उनके लिए ये ना, ये जो माइक्रो फाइनेंस इसके जो ये जो रिपोर्ट निकाला गया है उसमें क्लियरली कुछ की फाइंडिंग्स है, एंड प्रॉब्ली दीज की फाइंडिंग्स विल हेल्प यू फॉर एनालाइजिंग द फैक्ट दैट कैसे माइक्रो फाइनेंस सेक्टर्स की जो डोमिनेंस है वो इंडियन फाइनेंशियल सेक्टर में बढ़ रही है। देखो एक एक करके पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट बोला जा रहा है माइक्रो फाइनेंस सेक्टर ने ऐड किया है नए वुमेन क्लाइंट्स को, और वो भी कितना 87 लाख न्यू वुमेन क्लाइंट्स। कैन यू इमेजिन दिस। और साथ ही साथ ये रीच कर रहे हैं टू 6 करोड़ लो इनकम वुमेन क्लाइंट्स, जिसके तहत बहुत ज़्यादा क्रेडिट्स वो प्रोवाइड कर रहा है अक्रॉस द 729 के आसपास डिस्ट्रिक्ट्स को में जो वुमेन्स हैं उनको। इनफैक्ट माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो है ये फॉलो की जा रही है बाई बैंक्स, एंड दे आर द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ माइक्रो क्रेडिट अमंग अदर रेगुलेटेड एंटिटीज। वैसे तो बहुत सारे रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं जो कि माइक्रो फाइनेंस प्रोड्यूट दे रहे हैं, बट ये माइक्रो फाइनेंस जो सेक्टर्स है ना, दे आर द वन who are the largest providers of microcredit.
इनफैक्ट अगर इसमें नॉन परफॉर्मिंग एसेट देख लीजिएगा ना, नॉर्मल बैंकिंग या फिर नॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के कंपैरेटिवली अगर मैं बात करूं, यस इनके पास नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स डिक्रीज हुआ है। यस, फाइनेंशियल ईयर 2022 से फाइनेंशियल ईयर 2023 में ये डिक्रीज हुआ है फ्रॉम 5.6% टू 2.7%, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड एंड वेरी अट्रैक्टिव फिगर। नाउ सवाल होता है माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है भाई। पहली बात तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं ऑन बूस्टिंग द एंटरप्रेन्योरशिप। यस, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है ये प्रोवाइड करती है स्मॉल लोन्स, ये फॉस्टर करती है एंटरप्रेन्योरशिप को, स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट को, है ना। तो ये सब काम जो है बेसिकली अल्टीमेटली क्योंकि देखो ना, आप मैंने क्या बोला, स्मॉल लोन्स को प्रोवाइड करती है। अगर आपको लोन मिला तो आप अपना बिजनेस खोल सकते हो, राइट, छोटा मोटा बिजनेस सेटअप कर सकते हो। अल्टीमेटली आप अगर उस बिजनेस को सेटअप करोगे तो वहाँ पे आप लोगों को लोग भी चाहिए होगा उस बिजनेस को चलाने के लिए, दैट इज जॉब क्रिएशन भी होगा, राइट। दूसरा फाइनेंशियल इंक्लूजन। अनडाउटेडली फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है, दैट लोग कैसे फाइनेंशियल हायरार्की में घुस सके, राइट। अभी बहुत जनों को तो पैसे बैंकिंग सिस्टम से क्यों नहीं इंक्लूडेड है पता है, क्योंकि उनको डर लगता है, डर भाई ये रेगुलेट करती है, लोन नहीं देती है, ये वो फलाना डिगना अनडिशंट चीज़ें सुने पड़े हो। बट अगर मैं कल आपको बोलूँ नहीं आपको लोन मिल जाएगा तो आप तो खुश हो जाओगे ना, आप तो अपना खाता खुलवाओगे ना बैंक में। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, राइट। सो वही बोल रहा है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो है ये इन्हांस करती है फाइनेंशियल इंक्लूजन को। क्योंकि जो अभी तक एक्सक्लूडेड थे फ्रॉम द ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विसेज उनको ये इंक्लूड कर रही है, जिससे पॉवर्टी भी रिड्यूस हो रहा है। तो यस, कैन वी से दैट पॉवर्टी रिडक्शन भी ये काम कर रही है, एब्सोल्युटली। क्योंकि स्मॉल लोन्स अगर एक पुअर को मिल रहा है तो वो छोटा अपना बिजनेस खोल रहा है, और अगर वो अपना बिजनेस खोलेगा तो इससे क्या होगा, दैट अल्टीमेटली वो जो पॉवर्टी के जो चक्रव्यूह से है वो बाहर निकलेगा ना, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स बिकेंगे, वो थोड़ा पैसा कमाएगा, वो बेचारा थोड़ा अमीर बनेगा, राइट। एम्पावर कर रहा है वुमेन को, क्योंकि जैसे मैंने बोल रहा हूँ माइक्रो फाइनेंस जो है ना ये क्रूशियल रोल करता है, क्योंकि प्ले करता है, क्योंकि अगर आप वुमेन्स को देख लीजिएगा, यस ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जो कि फॉस्टर करता है इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस और इम्प्रूव करता है सोशल स्टैंडिंग को, साथ ही साथ सपोर्ट करता है ये रूरल डेवलपमेंट, क्योंकि यस ये रूरल रीजन के लोगों को, जैसे फार्मर्स ले लो, एंटरप्रेन्योर्स ले लो, राइट, इनको ही ये लोन मिलता है। जैसे फार्मर को अगर लोन मिला तो क्या होगा, तो वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा, है ना। वैसे ही अगर इंटरप्रेन्योर को लोन मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो मेक श्योर करेगा वहाँ पे कुछ इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स खोला जा सके, जिससे उस रीजन की ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, वहाँ पे लोगों को जॉब मिल सके, राइट। तो यही है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जहाँ पे ग्रीन वॉशिंग के बारे में बात करेंगे। ग्रीन वॉशिंग बिजनेस स्टैंडर्ड का ये आर्टिकल है, रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI है ना, जो क्या एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री का सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 9 पॉइंट ड्राफ्ट ऑफ गाइडलाइंस जिससे कॉम्बैट किया जा सके ग्रीन वॉशिंग। नाउ ग्रीन वॉशिंग होता क्या है, देखो कभी भी अगर ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है मोर टाइम एंड मनी ऑन द मार्केटिंग इटसेल्फ एज एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली, मतलब सोचो मैं कोको कोला जैसे कंपनी है, राइट, मैं कोको कोला बना रहा हूँ, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, पूरा कुछ ही वो क्या चीनी का शरबत ही तो है। कोको कोला अगर कंपनी बना रहे हो तो उसमें क्या चाहिए, पानी और चीनी, है ना, और थोड़ा सिरप, जो भी हो, सिरप को मैं साइड में रख रहा हूँ, पानी और चीनी इज अ मेन इंग्रेडिएंट, है ना। अब चीनी के लिए क्या ज़्यादा से ज़्यादा आप शुगर कैन उगाओगे, शुगर कैन इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, है ना। पानी अगर आप पानी एक्सट्रैक्ट किए जाओगे अंडरग्राउंड वाटर से तो पानी तो धीरे धीरे घट रहा है, राइट। तो इनडायरेक्टली पानी का एक्सेसिव इस्तेमाल करना, शुगर कैन का वाटर गजलिंग क्रॉप का एक्सेसिव इस्तेमाल करना, क्या वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, कहाँ से इन्वायरमेंट फ्रेंडली हुआ भाई, नहीं, राइट। बट स्टिल अगर कोको कोला अपने आप को पोर्ट्रे करे दैट हाँ हम तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी है ना। तो अब देखो बाहर देखो ये जो पिक्चर दिखाएगा ना ये बहुत सही पिक्चर है, दैट कोई भी कंपनी जो है पैसे तो कमा रही है, डॉलर का पिक्चर है, राइट। और ये जो एक्चुअल जो हम लोग को क्या दिखता है, हम लोग को तो सब कुछ बाहर से ग्रीन दिखता है, बट एक्चुअली में क्या कर रही है, इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रही है, इन्वायरमेंट में पोल्यूशन फैला रही है, हेल्थ इंपैक्ट क्रिएट कर रही है नेगेटिवली, राइट। तो ये है ग्रीन वॉशिंग, समझ लो। मतलब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेंड करती है ज़्यादा टाइम और मनी इन मार्केटिंग इटसेल्फ एज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट देन दैट इज ग्रीन वॉशिंग। और इसका एम क्या है गाइडलाइंस का, देखो अगर इस गाइडलाइंस जो दी गई हैं, बोला गया ना एडवर्टाइज स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस दी है, तो ये गाइडलाइंस दिया ही इसलिए जिससे प्रमोट किया जा सके कोई भी एडवर्टाइजमेंट में ट्रांसपेरेंसी और ऑथेंटिसिटी को, जिससे कंज्यूमर्स को एक प्रॉपर ऑप्टिमाइज्ड इंफॉर्मेशन डिसीजन मेकिंग कर सके।
इन गाइडलाइंस के बारे में अगर और भी अगर डिस्कस करें तो यस, इन्वायरमेंटल क्लेम्स बहुत सारे जो कंपनीज़ के द्वारा किया जाता है, जैसे हाँ मैं इन्वायरमेंट फ्रेंडली कंपनी हूँ, इको फ्रेंडली कंपनी हूँ, सस्टेनेबल कंपनी हूँ, प्लानेट फ्रेंडली कंपनी हूँ, तो इसमें क्लियरली बोला गया है ठीक है आप प्रमोट करो, बट आप उसके पीछे आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए, है ना। फालतू का अगर आप प्रमोट करोगे तो आपके ऊपर नकल कसा जाएगा। क्योंकि अगर आप इस टाइप के क्लेम कर रहे हो तो वो क्लेम कोई एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के लिए नहीं होना चाहिए, पूरा प्रोडक्ट जब से ये बन रहा है ना, और जब से इसको डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, राइट, फ्रॉम ऑल द प्रोडक्ट स्टेज टू ऑल द सर्विस स्टेज, हर सेक्टर में आपको इन्वायरमेंट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल होना पड़ेगा। सर्टिफिकेशंस और सील्स ऑफ अप्रूवल शुड स्पेसिफाई द इवैल्यूएटेड एट्रीब्यूट्स। जो आपको जो गवर्नमेंट के द्वारा सर्टिफिकेशंस या फिर सील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं फॉर अप्रूवल्स, उसमें क्लियरली इन एट्रीब्यूट्स को प्रॉपर्ली मेंशन करना पड़ेगा, और assertion about a product being compostable, biodegradable, recyclable, non-toxic or free from certain elements should be grounded in reliable scientific evidences। मतलब अगर आप कोई भी प्रोडक्ट को assert कर रहे हो दैट हाँ ये कंपोस्टेबल, बायोडिग्रेडेबल या फिर रिसाइकेबल, नॉन टॉक्सिक प्रोडक्ट है जो कि फ्री है विद सर्टेन एलिमेंट्स, देन उसके पीछे साइंटिफिक एविडेंसेस भी आपके होने चाहिए, तभी हम लोग इस चीज़ को मानेंगे, अदरवाइज आप मुश्किल में पड़ सकते हो। एनीवेज गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन दैट वी हैड फॉर द एनालिसिस ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स। विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।